हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम द ट्रीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो वृक्षहीन जंगल में नहीं हो सकती। ट्रीलेस फॉरेस्ट का मतलब होता है वृक्षहीन जंगल या ऐसा जंगल जिसमें वृक्ष ना हो। तो आंसर है द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर। ऐसी 3 चीज़ें जो वृक्षहीन जंगल में नहीं होती वह हैं, नहीं होती वह हैं। एक तो क्या नहीं हो सकता, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स। वृक्ष नहीं होंगे तो कीट नहीं छुप पाएंगे। हाइडिंग यानी छिपना, इंसेक्ट यानी कीट। द सिटिंग ऑफ बर्ड्स। सिटिंग यानी बैठना, बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों का बैठना, यह भी नहीं हो पाएगा। एंड द सन बरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। और जो सूरज है, सूरज का जंगल की छाया में पैर गाड़ना, यह भी नहीं होगा। देखो, बरिंग का मतलब होता है गाड़ना, फीट यानी पैर, शेडो यानी छाया, फॉरेस्ट यानी जंगल। अब देखिए 2 चीज़ें तो यहाँ समझ में आ रही है। कौन कौन सी? कि यदि वृक्ष नहीं होंगे तो इंसेक्ट नहीं छिप पाएंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो बर्ड्स नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वृक्ष नहीं होंगे तो सूर्य अपना पैर सूर्य की छाया में नहीं गाड़ पाएगा। यह तो हमने कभी देखा नहीं। तो देखिए, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी पोइटिस हैं उनका ये मानना है कि जब वृक्षों की छाया होती है, घनी छाया, उस छाया के बीच में छिद्रों के माध्यम से सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। तो कवि का मानना यह है कि जो सूर्य की किरणें उस छाया के छिद्रों में से अंदर आती है, उसे सूर्य का छाया में पैर गाड़ना उन्होंने माना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। इन द पोएम यानी पोएम में, वेयर यानी कहाँ, ट्रीज यानी वृक्ष। तो वृक्ष पोएम में कहाँ पर हैं? तो कहाँ पर हैं? इन द पोएम, कविता में, द ट्रीज आर इनसाइड द पोइट्स हाउस। इनसाइड यानी अंदर की ओर, पोइट्स हाउस यानी पोइट कवित्री के घर में। तो वृक्ष कवित्री के घर के अंदर हैं। देयर रूट्स, रूट्स यानी होती हैं जड़ें, वर्क यानी कार्य करना। देयर रूट्स ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्फ। उनकी जड़ें पूरी रात उनको अलग करने के लिए, खुद को अलग करने के लिए काम करती हैं। अब देखो, वर्क यानी काम करना, ऑल नाइट यानी पूरी रात, डिसंगेज यानी अलग करना, देमसेल्फ यानी खुद को। द लीव्स मेक इफोर्ट्स टू मूव। और जो पत्तियां हैं वह भी जाने के लिए प्रयत्न करती हैं। इफोर्ट्स यानी कोशिश करना, प्रयत्न करना, मूव यानी जाना, लीव्स यानी पत्तियां। तो ऑल ओवर इसका जो आंसर हुआ वो ये हुआ कि कविता में पेड़ कवि के घर के अंदर हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो खुद को अलग करने के लिए रात भर कार्य करती हैं, और जो पत्तियां हैं वह मूव करने के लिए, बाहर जाने के लिए कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। जो कवि हैं वो उनकी शाखाओं की तुलना किससे करते हैं? कंपेयर यानी तुलना करना, ब्रांचेस यानी शाखाओं की। जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं,
उनकी तुलना वो किससे कर रहे हैं उस पोएम में? तो आंसर है द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस। जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, देयर यानी उनकी, ब्रांचेस है ना शाखाओं की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टू पेशेंट्स हु वेर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। एक ऐसे पेशेंट से, ऐसे मरीज से जो न्यूली डिस्चार्ज यानी अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, अभी अभी उसकी छुट्टी हुई है। कहाँ से? फ्रॉम द हॉस्पिटल। हमने देखा होगा कि एक मरीज है, एक पेशेंट है जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से आया हुआ है, तो वो बहुत वीक रहता है और ऐसा लड़खड़ाया हुआ चलता है, जो कम्प्लीटली पर्सन चलता है वैसा चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर कवि ने जो उसकी तुलना की है उनके वृक्ष की ब्रांचेस की, वो ये की है कि कवि जो है उनकी शाखाओं की तुलना अस्पताल से हाल ही में या अभी अभी छुट्टी लेकर आए हुए मरीज से करता है। अब नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट हैपन से न होना, क्या होता है द हाउस में, व्हेन यानी जब, द ट्रीज वृक्ष, मूव यानी चले जाना, आउट ऑफ इट यानी बाहर, इससे बाहर। तो ऑल ओवर इसका आंसर अर्थ ये हुआ कि जब पेड़ हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं तो घर में क्या होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, हाउ विल द, मतलब ये क्वेश्चन यदि इस तरह से भी आएगा तो आंसर हमें सेम ही लिखना है। हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इफेक्ट्स द हाउस। मतलब पेड़ के जाने से घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिपार्चर यानी जाना या छोड़ना, इफेक्ट्स यानी प्रभाव। तो मतलब यदि ट्रीज घर को छोड़कर चले जाएंगे तो घर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर, दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस। जब ट्री घर से चले जाएंगे, मूव आउट यानी चले जाना, तो होगा क्या, द ग्लासेस आर ब्रोकन। जो ग्लासेस हैं, शीशे हैं, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड द विंड रश टू मीट द ट्रीज। और जो हवाएं हैं वो पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लिचन रिचेस लाइक वॉइस इन द रूम। और जो पत्तियां हैं, पत्तों की और लाइकेन की जो गंध है वो एक आवाज़ की तरह, कमरे में एक आवाज़ की तरह पहुंचती हैं। लीव्स यानी पत्तियां, लिचन यानी लाइकेन, और स्मेल यानी गंध, वॉइस यानी आवाज़, रीच यानी पहुंचना, द रूम यानी कमरे में। तो कुल मिला के पूरे का इसका जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जब पेड़ घर से बाहर निकल जाते हैं तो शीशे टूट जाते हैं और हवाएं पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। पत्तों और लाइकेन की गंध कमरे में एक आवाज़ की तरह पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज। जो द ट्रीज पोएम है उसका केंद्रीय विचार क्या है, किस विचार को लेकर कवित्री ने इस पोएम को लिखा। तो आंसर है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइटिस एड्रियन रिच शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। इस कविता में कवित्री एड्रियन रिच ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाया है। कन्फ्लिक्ट यानी होता है संघर्ष, बिटवीन यानी के बीच, मैन एंड नेचर यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच। और इसकी जो पोइटिस हैं वो है एड्रियन रिच, है ना।
तो आगे क्या लिखते हैं, इट इज़ अ नेचर पोएम, और यह एक प्राकृतिक कविता है, प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। नेचर है ना प्रकृति। ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य, और यूज्ड यानी उपयोग करना, नेचर यानी प्रकृति, देयर ओन बेनिफिट यानी खुद के लाभ के लिए। तो जो मनुष्य हैं उन्होंने प्रकृति का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। इट कॉस्ट, इसका मतलब इसने क्या करा, नुकसान करा है। इसका फ़र्क क्या पड़ा है, इसका असर क्या पड़ा है, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टुडे इट, और इससे किसका, प्रकृति का बहुत नुकसान हुआ है। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, कॉज्ड यानी इसका प्रभाव पड़ा है या इसका ये असर हुआ है कि हार्म यानी नुकसान हुआ है प्रकृति को आज के दौर में, आज के समय में। तो पूरा इसका जो ऑल ओवर यदि हम समझें इसको, तो इस कविता में कवित्री एड्रियन रिच ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाया है। यह एक प्राकृतिक कविता है और मनुष्य ने प्रकृति को अपने लाभों के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग किया है, और इससे प्रकृति को आज के समय में बहुत नुकसान हुआ है। इस तरह से इसके आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।